हाय हेलो बच्चों। तो अब हम लोग प्रथम कक्षा के कक्षा 6 के प्रथम अध्याय के पहला पहला जो अध्याय है पंच परमेश्वर, उसकी कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो कहानी कैसे है, थोड़ा सा थोड़ी समय मैं बताऊंगा। क्या क्या हम लोग सीखे थे पहले वीडियो में कि दो दोस्त थे, जिसका एक का नाम था अलगू और दूसरा का नाम था जुम्मन। जुम्मन की एक मौसी थी जिसका नाम था खाला, ठीक है। और जुम्मन की एक पत्नी थी जिसका क्या नाम था बच्चों, बताइए। जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? करीमन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि खाला का कोई अपना नहीं था, उसका बाल बच्चे नहीं थे, उसके संपत्ति था। तो उसका संपत्ति जो है ठग लिया कौन? जुम्मन, कि भाई तुमको हम बहुत सेवा पानी करेंगे। और जैसे ही ज़मीन लिखाया उसके बाद उसको सेवा पानी करना बंद कर दिया। उसकी पत्नी ताना मारने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन जुम्मन को बोलती है कि देखो, मेरा तुमसे निर्वहन नहीं होगा, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उसी से खाना पीना कर लूँगी। तो जुम्मन किसी या कर बोलता है कि पैसा जो है फ्री में आता है क्या, मतलब पेड़ में फलता है क्या? तो मैं तो सोचा था कि तुम जल्दी जो है मर जाओगी, तुम्हारा तो मौत भी नहीं आता। तो इसको ये बुरा बात जो है खाला को बुरा लगा, और उसने कहा कि मैं लगाऊंगा, पंचायत लगाऊंगी और वहाँ पे फैसला होगा। तो जुम्मन बड़ा मुस्कुराता है कि भाई गांव में किसकी हिम्मत जो मेरा शत्रु बन जाए। मैं सब सब मेरे ऋणी है, सबको मैं कुछ ना कुछ दे रखा हूँ, तो मेरे विरोध में कोई नहीं बोलेगा। और वो मुस्कुराता है, वो बोला ठीक है जाओ जाओ, फैसला हो जाएगा। वो जो खाला थी वो पूरा गांव घूमती है, और गांव घूमने के बाद सबको बताती है। लास्ट में आती है अलगू चौधरी के पास। अलगू चूंकि उसका दोस्त था, तो उसको बोलती है कि बेटा तुम भी आ जाना थोड़ी देर के लिए पंचायत में। तो अब यहाँ से कहानी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। खाला बोलती है, अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब आगे न जाने का अख्तियार उनको है। खाला जो है बोलती है अलगू को कि मैं सबको बोल दिया भाई, अब वो आते हैं कि नहीं अब उनके ऊपर है। अलगू, यूँ आने को मैं आ जाऊंगा। अलगू बोलता है ठीक है, मैं आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत से मुंह न खोलूंगा। लेकिन मैं पंचायत में अपना मुंह नहीं खोलूंगा, मैं आ जाऊंगा। खाला बोलती है क्यों बेटा, क्यों नहीं मुंह खोलोगे? अलगू बोलते हैं अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी। अब वो बोल रहे कि भाई इसका क्या जवाब दूं, मेरा मन है ना। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, बोल रहा है कि देखो जुम्मन तो मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। अब मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मेरा दोस्ती खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खाला बोलती है बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? खाला बोलती है कि तुम ये बोल रहे हो कि दोस्ती बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो क्या तुम ईमान की बात नहीं बोलोगे? जो सत्य बात है क्या वो नहीं बोलोगे? वही खाला पूछती है। तो अलगू इस सवाल पर कोई उत्तर ना दे सका। अलगू चुपचाप रह गया, क्योंकि ये बहुत है ना खतरनाक बात थी ना, कि भाई तुम्हारा दोस्ती के लिए तुम ईमान की बात नहीं बोलोगे, मतलब दोस्ती बचाने के लिए क्या तुम झूठ बोलोगे, सत्य नहीं बोलोगे? तो इस पर जो है अलगू कुछ नहीं बोला, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। लेकिन उसके हृदय में ये बात गूंज रहे थे, क्या क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? ये बहुत मतलब जब तुम भी बड़े होगे थोड़ा, तो ये बात जब ये समझोगे तो ये बहुत ही हृदय को स्पर्श स्पर्श करने वाली वाक्य है। क्या बिगाड़ के डर से, मतलब दोस्ती बिगड़ जाएगा इसके डर से ईमान की बात, ईमान की बात मतलब जो सत्य बात है, जो सत्य है, क्या वो नहीं बोलोगे? अब आगे देखते हैं, मजा आएगा कहानी में, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? यस, इट्स वेरी वेरी सॉरी, बहुत ही है ना, बहुत ही बढ़िया कहानी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित। संध्या समय, संध्या मतलब शाम का समय, एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। देखो ये पंचायत, ये पिक्चर में देखिए, पेड़ है, पेड़ के पास जो है 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, ये पंच हो गए। और नीचे में गांव के बाकी लोग बैठे हुए हैं, और ये जो खड़ी है वो खाला है। कौन है? खाला। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। फर्श मतलब वहाँ पे चबूतरा था, वहाँ पे बिछा रखा था दरी। उन्होंने पान इलायची आदि का प्रबंध भी किया था। पान इलायची सब लाया कि हाँ आज जो है पंचायत होने वाला है। हाँ,
वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। वो जो है अलगू उसका दोस्त था, वो भी आया, उससे थोड़ा सा दूर पे बैठा था। कौन? जुम्मन। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जुम्मन क्या कर रहा था, कोई जब आ रहा था पंचायत में तो उसको जाके स्वागत करता था। आइए 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 बैठिए, बहुत बहुत बढ़िया हुआ आपने आया, ऐसे करके स्वागत कर रहा था। फर्श की एक अंगुल जमीन भर गई। फर्श जो था उसका जमीन भर गई। पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। अब जो है जैसे गाँव में होता है ना, कभी दुश्मनी होता है, तो कुछ लोग इसलिए पहुंचे थे कि जुम्मन से उसका दुश्मनी था कि आज जुम्मन को जो है फैसला ऐसा देना है, जुम्मन को आज हेकड़ी निकालते हैं। तो वैसे वाले लोग ज़्यादा थे, है ना, जुम्मन से जिनका दुश्मनी था वैसे लोग आए थे कि चलो आज बदला लेते हैं। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। पंच सब बैठ गए, खाला खड़ी हुई और विनती की, आग्रह की, पंचो आज 3 साल हुए, 3 साल आज हो गया, मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। बोल रहा है पंचो आज 3 साल हो गया, मैं अपना सारा जमीन जायदाद अपने जो भांजा है जुम्मन उसके नाम लिख दिया था। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे आजीवन रोटी कपड़ा देना कबूल किया। जुम्मन बोला था कि हम जब तक मरेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम आपको सारा कुछ देंगे, रोटी कपड़ा वगैरह। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, साल भर में जैसे तैसे काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, मुझे खाने को भी नहीं मिलता और न कपड़ा मिलता है। मैं रो रो कर कितना जी, मजबूर विधवा हूँ, मैं तो विधवा हूँ। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, मैं कचहरी नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग पंच हो, मेरा जो दुख है वो आप लोग सुनो। मैं एक विधवा हूँ, बूढ़ी हूँ, मैं कहाँ कहाँ कचहरी कहाँ कहाँ घूमते रहूँगी। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ। आप लोग जो रास्ता निकाल दे मैं उसी पे चलूँगी, ठीक है। अगर मुझ में कोई ऐब देखो, अगर मेरी कोई गलती हो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो अगर मेरी कोई गलती हो तो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, और गलती जुम्मन की हो तो उसको समझाओ। क्यों एक मजबूर की आह लेता है। मतलब वो बड़ा ही सेंसिटिव इंग्लिश में उसको बोलते हैं, सेंसिटिव होकर, बहुत मायूस होकर वो बोल रही है कि क्यों मजबूर का मतलब वो अपने को मजबूर समझ रही है कि मैं विधवा हूँ, मैं एक मजबूर औरत हूँ, मुझे मेरी आह क्यों लेता है। मतलब मैं अगर मुझे कष्ट होगी तो मैं कुछ शराब दे दूंगी, कुछ तो उसको लग जाएगा। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। मतलब जो पंच है उसके वो जो कह देंगे वो सर्वमान होगा, ठीक है। रामधन मिश्र एक पंच थे जिनके कई कारिंदों के जुम्न ने अपने गांव में बसा लिया था। बोले, जुम्न मियाँ किसे पंच बदते हो। रामधन मिश्र ने जो है जुम्मन से पूछा, बताओ तुम्हारा पंच कौन होगा, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। मतलब जब पंच जब बैठता है ना, पंचायत होता है तो उसमें 5 को पंच चुना जाता है। तो वही रामधन मिश्र पूछ रहा है जुम्मन से कि बताओ तुम्हारा पंच कौन रहेगा तुम्हारे तरफ से। जुम्मन को इस समय सदस्यों को विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। अब जुम्मन ऐसे देखता है चारों तरफ, तो लगता है कि भाई यहाँ तो ज्यादा लोग वही है जो हमारा दुश्मन है, राइट। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। जुम्मन बोलता है कि जो पंच बोलता है मतलब अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह मतलब ईश्वर को अल्लाह बोलते हैं, जैसे जो मुसलमान लोग होते हैं वो ईश्वर को अल्लाह बोलते हैं। तो जुम्मन बोल रहे हैं कि जो पंच है उसका जो हुक्म होगा, उसने जो फैसला सुना दिया वो समझो अल्लाह का हुक्म होगा। खाला जिसे चाहे उसे बंदे, मुझे कोई उज्र नहीं, मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो खाला है वो जिसको चाहे पंच बना दे।
खाला ने चिल्ला कर कहा, खिला खाला, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। तो जो खाला है वो बोलती है कि अल्लाह के बंदे, तुम मुझे पंच के नाम बताओ, कौन रहेगा पंच। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। जुम्मन क्रोध कर, हमको क्या बोलता है, तुमको जिसको पंच बनाना है बना दो। समथिंग लाइक दैट। जुम्मन इस तरह से नाराज, गुस्से में आकर, चूंकि वो देख रहा है कि चारों तरफ मेरा दुश्मन है, उन लोगों को पंच बना देंगे तो वो फिर हमको हमारे विरोध में जो है फैसला दे देगा। खाला जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। खाला जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। खाला समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बोली, खाला बोलती है, बेटा खुद से डरो, खुद से तो डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। पंच तो पंच होते हैं, उनको काम है फैसला सुनाना। तो वो न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। कैसी बात कहते हो, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो। अब वो किसी का नाम नहीं बता रहा है जुम्मन। तो खाला बोलती है, ठीक है, तुमको अगर किसी विश्वास नहीं है तो अलगू तो तुम्हारा दोस्त है, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। अब खाला जो है खतरनाक जो है गेम खेलती है कि भाई चलो तुम्हारा दोस्त को ही हम पंच बना देते हैं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। अब जुम्मन खुश हो गया कि चलो मेरा दोस्त जो है सरपंच बन गया, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधान वैसे अलगू। अब वो अंदर से खुश था जुम्मन कि चलो मेरा दोस्त, लेकिन एक्सप्रेशन को, मतलब चेहरा पे जो बात जो उसका भाव था उसको प्रकट ना करके बोला, ठीक है, जिस तरह से राम धन था उसी तरह से अलगू भी है। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। अलगू नहीं चाहता था कि वो पंच बने रहे, सरपंच बने। वे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना मतलब कि भाई नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, बहाना बनाना, कन्नी काटना, ठीक है। कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब जो अलगू चौधरी थे उन्होंने कहा कि खाला तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरा गाढ़ी मित्रता है। तो खाला बोलती है, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। ठीक है तुम दोस्त हो लेकिन ईमान नहीं बेच सकते हो दोस्ती के लिए। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच जो है उसके दिल में खुदा बसता है, मतलब ईश्वर का वास होता है। तो तुम जो है बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलेगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र एवं जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अब जो है रामधर जो मिश्र थे वो कोसा कि भाई ये किसको चुन दिया, मेरे दोस्त को ही सरपंच बना दिया। तो मतलब जो रामधन मिश्र थे वो चूंकि क्या थे, दुश्मन थे। किसके किसके बताइए, जुम्मन के, राइट, यस, जुम्मन के वो शत्रु थे और उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो जो है सरपंच बनना चाहते थे। लेकिन खाला ने क्या की, खाला ने किसको बना दिया बताइए, खाला ने बना दिया अलगू चौधरी को। तो रामधन मिश्र को अच्छा नहीं लगा। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है बच्चों, मजा आ रहा है ना। हाँ अब देखो क्या होता है, बहुत मजेदार चीज। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख हम और तुम पुराने दोस्त हो, हम और तुम पुराने दोस्त हो, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से कुछ अर्ज करनी हो करो। अब सरपंच का अपना रोल शुरू करता है, बोलता है कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो लेकिन अभी दोस्ती यहाँ पे नहीं है। अभी तुम और खाला दोनों हमारे लिए बराबर हो और अपना कोई अर्जी है, अपनी कोई बात है तो कहिए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि जब बाजी मेरी है, अब बाजी मेरी है। मतलब जुम्मन तो खुश हो गया था, भाई मेरा दोस्त है सरपंच तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, अलगू तो ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहा है। अतएव शांत होकर जुम्मन बोला, पंचो 3 साल हुए खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम दान कर दी थी। मैंने उन्हें आजीवन खाना कपड़ा देना कबूल किया था।
खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों की में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है, संपत्ति जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना लाभ नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा दान नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। माहवार मतलब होता है हर महीना का खर्च, माह मतलब महीना, वार माहवार खर्च मतलब हर मंथ का खर्च। बस मुझे यही कहना है, आगे पंचों का अधिकार है, जो फैसला चाहे करे। मतलब जुम्मन ने कहा कि 3 साल से मैं ये रजिस्ट्री कराया था और मैंने ये बोला था कि मैं इसको खाना कपड़ा सब और मैं देता भी हूँ, लेकिन औरत से कभी कभी लड़ाई हो जाता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। और उस समय ये ऐसा बात नहीं हुआ था कि हर महीना हम पैसा भी देंगे, और ये मुझसे अब पैसा मांग रही है। बाकी पंचों के अधिकार में है, जो फैसला चाहे आप सुना दे। चलिए, अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अलगू चौधरी हमेशा कचहरी जाया करते थे, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। वो मतलब कानूनी आदमी था, मतलब कचहरी जाता था तो नियम कानून जानते थे। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह मतलब उससे प्रश्न उत्तर करने लगे। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। अब जो है अलगू चौधरी प्रश्न पूछ रहे हैं जुम्मन से, और जुम्मन को लगता था कि इतना कठिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है, और उसको जवाब देने में उसका हालत खराब हो रहा था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। और रामधन मिश्र क्या थे, वो तो शत्रु थे किसके, जुम्मन के। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे कि वाह, दोस्त ने ही इसको जो है बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है। जुम्मन चकित थे, जुम्मन चकित हो गया कि भाई मेरा दोस्त और मुझसे ही इतना कठिन प्रश्न पूछ रहा है। अलगू को हो क्या गया है, वो लग रहा है भाई मेरा दोस्त पगला गया है क्या, मुझसे इतना भयानक प्रश्न क्यों पूछ रहा है। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। और उसका मन लग रहा है भाई पगला गया मेरा दोस्त, अभी तो बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा था और अब मेरा ही जड़ काट रहा है, मतलब मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। आगे क्या था देखते हैं। जुम्मन से किसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। जुम्मन अब घबरा रहा था अंदर से कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। मतलब अलगू ने बहुत सारे प्रश्न किए जुम्मन से, और जुम्मन से जवाब मांगा। जुम्मन का हालत खराब था कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, और वो प्रश्नों का उत्तर उसके पास था नहीं। अब वो जो है फैसला सुनाता है। कौन, अलगू। क्या सुनाया भाई, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंच ने विचार किया, उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब हर महीना उसे खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की संपत्ति से इतना लाभ अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। मतलब उसके जो संपत्ति है 2-3 बीघा, उससे उतना तो पैसा आता ही है जिससे उसको हर महीना खर्च मिल सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना स्वीकार न हो तो दान नामा रद्द समझा जाए। मतलब अगर इसको महीना में खर्च नहीं देते हो तो जो उसने तुमको जमीन दिया है दान में, वो जो दान का जो क्या बोलते हैं, दान का जो पत्र है, पेपर जो बना हुआ है, वो रद्द कर दिया जाए। मतलब ये जमीन वापस खाला को हो जाएगा, आपको नहीं रहेगा। अब भयानक, मतलब दोस्त के विरोध में ही फैसला दे दिया। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे आ गया। अब जुम्मन का दिमाग आ, मेरा दोस्त मेरे विरोध में, जो अपना मित्र हो वह शत्रु को व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इस समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। अब जब जुम्मन को ये लगा कि भाई कैसे हो गया, ये तो मेरा जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया, ये फैसला मेरे विरुद्ध कर दिया। और इस पे जो बाकी लोग थे वो खुश थे कि चलो जुम्मन के विरोध में, और जुम्मन के विरोध में जो है फैसला आया। ठीक है, वे कहते थे इस
इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। बाकी मतलब जितने जो लोग थे वो सब बोला कि देखो कितना बढ़िया फैसला किया है, दोस्ती अपने जगह पे है और धर्म का पालन करना अलग चीज है। और बहुत सुंदर जो है निर्णय हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब जो सत्य था उस पे जो है फैसला दिया। लोगों ने काफी तारीफ किया अलगू चौधरी को, लेकिन जुम्मन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जुम्मन को तो यही लग रहा था कि भाई आज मेरा दोस्त दुश्मन बन गया। आगे बढ़ते हैं। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। ये जो फैसला हुआ, जुम्मन अंदर से हिल गया, उसका दोस्ती टूट गया। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते, अब वो बातचीत नहीं करने लगे। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। 8 पहर मतलब हुआ कि जो दिन और रात होता है, तो दिन और रात 24 घंटा का हुआ, तो 24 घंटा जो समय है उसको 8 पहर में बोला गया। मतलब 4 पहर दिन को और 4 पहर रात को, मतलब दिन 12 घंटा का हुआ तो 12 घंटे को 4 पहर बोला गया, मतलब 3 घंटे को 1 पहर। तो 8 पहर में कितना हो गया, 3 घंटे को 1 पहर, मतलब 1 पहर में 3 घंटा, तो 8 पहर में 8 तिहाई 24 घंटा। तो दिन रात को कितना बोला जाता है, 8 पहर। तो 8 पहर उसके जो है दिमाग में ये जो बात खटकती थी, उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब वो बदला लेने का भाव आ गया कि मेरा दोस्त ने ये किया है, मैं इसके साथ कभी न कभी बदला जरूर लूंगा। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अब जुम्मन को एक अवसर मिला जिसमें अलगू से बदला लिया जा सकता था। पिछले साल अलगू चौधरी बटेश्वर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। पिछले साल अलगू चौधरी क्या है, बैल का जोड़ा खरीदा था। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। बैल खरीद के लाया तो बढ़िया बैल था, तो सब गांव वाले आके लोग देख रहे थे उसके बैल को। दैव योग से जुम्मन की पंचायत 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान धीरज भले ही कर जाए, पर खुदा अच्छा बुरा सब देखता है। अब क्या हुआ कि अलगू ने बैल खरीद के लाया, दो बहुत सुंदर था, और 1 महीना में ही एक बैल मर गया। अब देखो आगे क्या होता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। अब अलगू को लगा कि जुम्मन हमारे जो बैल है उसको जहर दे दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना पर दोषारोपण किया। मतलब अलगू का जो पत्नी थी चौधराइन, वो उसको भी लगा कि हाँ, चूंकि जुम्मन को फैसला दिया था वैसा, तो जुम्मन जानबूझ करके बैल को जहर दे दिया। उन्होंने कहा, जुम्मन ने कुछ कर दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। चौधराइन अलगू की पत्नी और करीमन जुम्मन की पत्नी, दोनों के पत्नी लड़ गए कि तो हमारे जो है बैल मार दिया। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी, मतलब दोनों ने खूब गाली गलौज कर दी। अब अकेला बैल किस काम का। अब दोनों, एगो बैल है, एक बैल से कुछ होगा नहीं। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। अब ये हुआ कि एक बैल से तो काम होगा नहीं, तो एक बैल खरीदने के लिए ढूंढा गया, लेकिन बैल मिला नहीं। तो फिर फैसला हुआ कि चलो एक बैल को क्या ही करेंगे, इसको बेच देते हैं। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। वह इक्का गाड़ी मतलब वो बाजार से सामान वगैरह लाते थे, बैलगाड़ी। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। मतलब गांव से बाजार गए, बाजार से सामान लाता, गांव में बेचता, गांव से फिर दाल चावल ये सब ले जाकर बाजार जाते। ऐसे इस बैल उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेक टके 3 खेप हो। मतलब एक बैलगाड़ी होता है जिसमें 2 बैल होते हैं, और एक तरह का अलग गाड़ी होता है जिसमें एक ही बैल रहेगा और वो खींच के लेके जाएगा, राइट। तो इस तरह का गाड़ी था। साहू को लगा कि ये बैल बढ़िया है, इसको ले लेते हैं, तो दिन भर में जो है 3 खेप मार देंगे। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी के पहचान कराई, मोल तौल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। साहू ने वो बैल खरीद लिया।
और बोला कि 1 महीना में हम दाम चुका देंगे। ठीक है, उधार ले लिया बैल। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। अब वो जो है उसको खूब जोतने लगा। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगा। अब उसको जो है उसको ऐसा हो गया कि हम 3 बार 4 बार उसको शहर लेके जाएंगे। न चारे की फिक्री थी न पानी की। अब उस बैल को खाना पानी नहीं दे रहा था, बस उससे खेप करवाया जा रहा था, मतलब सामान ढुवाया जा रहा था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया। मतलब बैल को वो चला रहा है, जैसे बैल को भी तो रेस्ट चाहिए ना, उसको आराम चाहिए, तो आराम नहीं दे रहा था, बल्कि उसको बार बार कि भाई यहाँ से बाजार लेके गया, तुरंत वहाँ से फिर गांव लेके आया, फिर गांव से, मतलब ऐसे दिन भर उसको परेशान कर रहा था। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। अब बैल सोच रहा है कि भाई वो जो अलगू चौधरी के घर पे था तो बैल आराम से रहता था। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। वहाँ बैल राम का चारा था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। मतलब बैल को ये सब चीज़ मिलता था अलगू चौधरी के पास। लेकिन यहाँ साहू के पास कुछ नहीं मिल रहा। साहू के पास क्या हो रहा है, शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोछता और सहलाता था। वहाँ वह सुख चैन कहाँ, या 8 पहर की खफन। महीने भर ही में वह पिस सा गया। एक एक पग चलना दुभर था, हड्डियां निकल आई थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। मतलब बैल 1 महीना होते होते काफी कमजोर हो गया। फिर क्या हुआ, उसमें बैल को जो है दुगना उसमें बोझ दे दिया। मतलब होता है ना कि 10 केजी के जगह पे 20 केजी डाल दिया वजन। दिन भर का थका जानवर, पैर ना उठते थे, उसका पैर नहीं चल रहा था। उस पर साहू जी कोड़े फटकाने लगे। कोड़े मतलब वो डंडा होता है, उससे मारने लगे, राइट। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। अब उसको मारा, पैर नहीं चल रहा है, फिर उसको मार रहा है, तो वो एकदम कलेजा फाड़ के बहुत कष्ट में पैर आगे बढ़ाया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं। बैल थोड़ा सा दौड़ा आगे, फिर उसको लगा कि मैं रुक जाऊं, पर साहू जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। बट साहू जी सोचा कि जल्दी घर जाना है, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल दौड़ा थोड़ा देर, फिर उसको रुकना चाहा, लेकिन साहू ने उसको फिर मारने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर उसकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। अब बैल जो है गिर गया और मर गया। साहू जी ने बहुत पीटा। अब वो गिरा हुआ है, फिर भी उसको पीट रहा है। टांग पकड़ कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी। ये जो नथना होता है ना, उसमें ऐसे करके लकड़ी खोस दिया, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। अब बैल तो चूंकि मर गया है, अब उसको पैर खींचो, डंडा मारो, तो मर गया था। तब साहू जी को कुछ शंका हुई। उन्होंने बैल को गौर से देखा। जब साहू को लगा कि लगता है मर गया, खोल कर अलग किया और सोचने लगा कि गाड़ी कैसे घर पहुंची। अब वो देखा कि बैल तो मर गया, वो सोचने लगा घर कैसे पहुंचे गाड़ी। बहुत चीखे चलाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। अब देहात में जो रास्ता है वो बंद हो गया, अंधेरा हुआ, बंद, कोई नजर ना आया। आसपास के कई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और धुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, अब गाड़ी कौन खींचे। अब वो गुस्सा रहा है कि भाई तुमको मरना था तो अभी क्यों मर गया, घर पहुंचा के मरते, है ना। इस तरह साहू जी खूब जले भुने, इसी तरह से पूरा गुस्सा अपना निकाला। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। अब उसके पास पैसा था, बहुत सारा सामान था, तो सोचा छोड़ के कहाँ जाए, तो वो गाड़ी पे ही सो गया रात में। वहीं रत जगा करने की ठान ली। वही सोचा कि रात हम यहीं पे जग जाएंगे। रत जगा, रात भर जगना। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। अब वो उसका जो थैला था पैसा वाला, वो गायब हो गया था। रात में सोया तो नींद आया, कोई चुरा लिया। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, नींद कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी न दारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे।
अब देखो ये फोटो में देख रहा है ना, ये आदमी इसको जो है डब्बा लेके भाग रहा है, ये आराम से सो रहा है, यहाँ पे इसका ये है थैला है, उसको पीछे से चुरा के लेके भाग रहा है, राइट। तो उसका चोरी हो गया बेसिकली। प्रातःकाल, जब सुबह सुबह, प्रातःकाल मतलब सुबह, रोते बिलखते घर पहुंचा, वो रोते हुए घर पहुंचा। सहुआइन ने जब यह पूरी कहानी सुनी तब पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। अब वो लगा भाई अलगू को गाली देने लगा, जिससे वो बैल खरीदाता है उसको। निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। अब उसकी पत्नी जो है अलगू को गाली दे रही है कि भाई कुलछनी बैल दिया, ऐसा कुलछनी बैल दिया कि मेरा सारा महीना भर का संपत्ति चला गया, राइट। सो कैसा लग रहा है बच्चों ये कहानी? मजा आ रहा है ना, मतलब बैल मर गया। अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, थोड़ी सी और बची हुई है कहानी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आधा घंटा का वीडियो हो गया है, तो अब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक कहानी क्या चला है कि अलगू 2 बैल खरीदे थे, उसमें एक बैल जो है उसका मर गया, तो उसको लगा कि जुम्मन ने जहर दे दिया, और चूंकि वो जहर नहीं दिया था, फिर वो सोचा कि एक बैल का क्या कर उसको बेच देते हैं। तो साहू एक था, उसको बेच दिया। साहू क्या किया, बैल से दिन रात बहुत काम करवाया, खाना पीना कम देता था, और एक दिन उसको बहुत ज़्यादा सामान लूट कर दिया और उसको बहुत मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब वो उसको रात में उसका पास सामान था वो चोरी हो गया, तो वो सुबह घर गया, अपनी पत्नी को बोला ये पूरा कहानी। तो उसकी पत्नी फिर अलगू को गाली देने लगा कि भाई वो हमको अच्छा बैल नहीं दिया था। अब आगे सुनते हैं कहानी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले क्लास में।